राधे राधे प्यारे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त होंगे कि हर एक चीज को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों, हमारी शिक्षण विधियों की जो क्लासेस चल रही हैं, उनमें हमने शिक्षण विधियां कंप्लीट कर ली हैं। हमने विज्ञान की प्रकृति को जान लिया है, ब्लूम टेक्सोनोमी को समझ लिया है और लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने अप्रोच और मेथड्स, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है इसको भी हमने समझ लिया है। दोस्तों, आपके रीट के सिलेबस में जो थर्ड टॉपिक दिया हुआ है वो है शिक्षण विधियों के सामग्री और उनके उपयोग। लेकिन उससे पहले हम एक बार शिक्षण विधियों को जब हम समझ चुके हैं तो उसी से रिलेट करते हुए हम मापन और मूल्यांकन को समझेंगे। तो शिक्षण विधियों की आज की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर आपको रटना नहीं है, सिर्फ सीखना है। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम रट तो लेते हैं लेकिन बार बार उन चीजों को हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे अक्सर बोलता हूं कि हमें चीजों को रटना नहीं है। और दोस्तों, कभी हार नहीं माननी है अपनी लाइफ में, क्योंकि यदि आप हार मान जाओगे तो कभी फिर जीत नहीं पाओगे। और एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे याद आ रही है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि ना थके हैं पांव कभी और ना ही कभी हार मानी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। आपको रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते हुए जाना है। एक दिन हम मंजिल को जरूर तलाश लेंगे और अपनी मंजिल प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी साथी आज मापन और मूल्यांकन के बारे में जानेंगे कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप जब भी किसी चीज को पढ़े तो आप भी उसका मूल्यांकन अवश्य करें। और मूल्यांकन कैसे होगा, आपका मूल्यांकन कैसे होगा, फिर हम इस मूल्यांकन पर आएंगे। देखिए, आप किसी चीज को या किसी टॉपिक को जब पढ़ लेते हो, ठीक है, जो मेरा मानना है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है और जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया है, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लें, ठीक है। लेकिन उससे भी बेहतर क्या होगा कि आप तीन चार टॉपिक एक साथ पढ़ ले, फिर उन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको प्रीवियस ईयर देखें। क्योंकि एक टॉपिक से आपको वही क्वेश्चन मिलना, ठीक है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। तो फिर उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ये कोई एसएससी का एग्जाम तो है नहीं
जिसमें 5-5 6-6 शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं और हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ एग्जाम ही 4-5 साल में एक बार होता है, इसलिए आप एक साथ बल्क में चैप्टर को पढ़ें, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन है वो आप उनको प्रीवियस ईयर में देखें और अपना मूल्यांकन करें कि क्या मैंने जो चीजें पढ़ी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इवेल्युएशन जरूरी है दोस्तों लाइफ में, और यदि आप इवेल्युएशन करते हुए चलेंगे तो आप मंजिल तक पहुंचने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे, वरना दिक्कतें बहुत आनी है। इसलिए अपना मूल्यांकन अवश्य करते चलिए। लेकिन आज हम मापन और मूल्यांकन को जानेंगे, क्योंकि आप अपना मूल्यांकन तो कर ही लेंगे, लेकिन मापन और मूल्यांकन होता क्या है, इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आए तो हमें छोड़ना नहीं। तो दोस्तों आइए मापन को स्टार्ट करते हैं। मापन का अर्थ जानिए दोस्तों। किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति की विशेषताओं को, देखो, किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति की विशेषताओं को, ठीक है, संख्यात्मक रूप में क्या करना, व्यक्त करना। जैसे आप मेरी क्लास में हो और मैंने आपका एक कैरेक्टरिस्टिक देखा, ठीक है, तो मुझे लगा कि ये बच्चा एकदम सिंसियर है, डिसिप्लिन है, तो मैंने आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए, मार्क्स दिए, ठीक है, संख्यात्मक रूप में मैंने आपको मार्क्स दिए। जैसे अ, आप पिछली मार्कशीटों में आपको ध्यान करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 10th बोर्ड की जो थी एग्जाम, उसमें एक शारीरिक शिक्षा करके एक सब्जेक्ट होता है, वहां पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम था, ठीक है, उस चीज को ग्रेडिंग में बदल दिया है, मार्क्स सिस्टम भी था। यदि आप उस चीज के कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो वो चीज क्या है, मापन है। यह केवल मात्रात्मक पहलू को दर्शाता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो होती है मात्रात्मक, एक होती है गुणात्मक। मात्रात्मक में सिर्फ आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और गुणात्मक में जैसे आप अच्छे हो तो साथ में डिफाइन भी किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे छात्र ने एक गणित की परीक्षा थी, उसमें 100 में से 75 अंक प्राप्त किए, तो यहां सिर्फ उसकी अंक दर्शाए जा रहे हैं, उसने कितना अच्छा किया कितना नहीं किया इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। अब विशेषताओं पर आ जाइए, विशेषताएं देखते हैं। तो मापन संख्यात्मक होता है, अभी हमने जाना। ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। जहां पर आपको 100 में से 75 मार्क्स दे दिए तो वो दैट्स इट, ठीक है, वो वही रहने वाले हैं, अब चेंज होने का कोई काम नहीं है। अब इसको भले कोई भी चेक करे, ठीक है, केवल कितना या कितनी मात्रा बताता है, यह गुणवत्ता नहीं बताता, ठीक है। अभी मैंने बताया ना आपको, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं है। ओनली क्या है, क्वांटिटेटिव। तो दोस्तों मापन को आप समझ गए होंगे कि मापन क्या है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं मूल्यांकन क्या चीज है। दोस्तों हम बहुत अच्छे से चीजों को, एक एक चीज को बहुत अच्छे से जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक हम इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। और पिछली क्लासों में आप देखकर आए हैं कि हमने चीजों को कितना समराइज करके एक एक वर्ड को समझने की कोशिश की है, ताकि ये नहीं है कि आपको एक ऐसा कंटेंट दे दिया गया जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, हर एक चीज को डिफाइन किया हुआ है, वो नहीं, समझना है, समराइज करके चीजों को समझना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति या घटना का, ठीक है। यहां पर देखिए क्वालिटेटिव भी आ गया,
जिसमें क्वालिटेटिव इंक्लूड हो गया, ठीक है, मात्रात्मक के साथ, यहां पर आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में क्या मिलेगा, एक गुणात्मक आपके पास डाटा भी होगा, ठीक है। जैसे ये केवल संख्या नहीं दर्शाता, उनका अर्थ और महत्व भी बताता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए कि यदि बच्चे ने 75 स्कोर किया है आउट ऑफ 100, तो छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे आज हमें ग्रेडिंग सिस्टम आया ना, वो यही है कि 75 मार्क्स तो दे दिए, साथ में ग्रेड भी बता दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उपचारात्मक भी बता रहे हैं कि ज्यामिति में उसे क्या करना है और सुधार भी करना है। उपचारात्मक भी बता रहे हैं कि कहां पर कमी है, ठीक है, लेकिन मापन मापन इसकी पूर्ति कभी नहीं कर सकता। तो हमें मूल्यांकन करना है, मापन नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट दोगे तो पता चलेगा कि दिक्कत कहां पर है, वेयर इज द प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी विशेषताएं। मूल्यांकन संख्यात्मक एवं गुणात्मक होता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ दोनों होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य निर्णय लेना और सुधार करना है। आपको एक बार बता दिया कि आपको इस चीज में सुधार करना है, तो आप उसका डिसीजन कर पाओगे कि आपको सुधार किसमें करना है, कितना अच्छा और कैसा प्रदर्शन रहा, ठीक है, वो भी बताता है। जैसे हमने उदाहरण के माध्यम से इस चीज को बिल्कुल अच्छे से जान लिया, तो ये वही पॉइंट घूम कर आते हैं। आगे देखिए, अब देखिए हम मापन और मूल्यांकन में अंतर समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को अलग अलग अंतर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, तब हम उस चीज को और भी अच्छे से सीख पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। मापन संख्यात्मक आंकड़े दर्शाता है, ये संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक की भी जानकारी हमें देता है। कितना, ठीक है, सिर्फ ओनली कितना, हाउ मच पर जोर देता है। ये कितना अच्छा था, कितना बुरा था, ठीक है, आपकी कमियों को भी उजागर करेगा। जैसे उसने बताया ना कि शिक्षक ने कि आपकी 75 आउट ऑफ 100 प्राप्त हुए, लेकिन आपको ज्यामिति में सुधार करने की आवश्यकता है, तो आपकी कमियों को भी उजागर करता है। उद्देश्य केवल मात्रा बताता है, इसका उद्देश्य सिर्फ मात्रा बताना है कि आपके इतने मार्क्स आ गए, दैट्स इट। इसका उद्देश्य सिर्फ मात्रा बताना ही नहीं, जहां गलतियां हैं उनमें सुधार करना भी है। वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों हो सकता है। इसमें छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए, सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है। इसमें छात्र ने 80 अंक प्राप्त करने के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, वो भी बताया जा रहा है। ये सीमित दायरे में होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो रोल है, ठीक है, वो बहुत सीमित है। लेकिन जो मूल्यांकन है वो व्यापक दायरे में होता है, हर एक चीज बता, इसका रोल सिर्फ इतना ही है कि बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, दैट्स इट, बस इतना ही बताएगा। सीमित दायरा है, बहुत कम चीजों को जान पाता है, ठीक है। तो बहुत कम चीजों को आप इवेल्युएट कर पा रहे हो, तो वो क्या है, सीमित दायरा। लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं है दोस्तों। मूल्यांकन आपके मार्क्स के साथ साथ आपकी कमियां, आपकी स्किल और आपके डेवलपमेंट कितना है कितना नहीं, सब चीजें आपकी बताएगा। वो कौन बताएगा, मूल्यांकन बताएगा।
अब यदि मापन का सीमित दायरा है तो इसमें समय की भी आवश्यकता कमी होगी। ठीक है, अब हम चीजों को रिलेट करते जा रहे हैं। देखो दोस्तों, हमने पॉइंट 6 लिखे हैं, लेकिन 6 से हम कितने पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे वो आप देखिए। और मूल्यांकन में समय की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। यदि आपने बच्चे के सिर्फ मार्क्स मार्क्स बता दिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया ना कितना, जैसे है ना 80 अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए 80, इससे आप बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसकी किस चीज में कमी है और ये किस चीज में कितना अच्छा है। जैसे आपने एक साइंस का टेस्ट लिया, एक मैथ का टेस्ट लिया और एक हिंदी का टेस्ट लिया, लेकिन वो साइंस मैथ में एक बच्चा है वो बहुत कमजोर है, लेकिन वो हिंदी में बहुत ही अच्छा कर रहा है। 300 का टेस्ट था, आपने उसके मार्क्स मार्क्स दे दिए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन कहाँ कर रहा है आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपने पेपर एक बनाया जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन थे और हिंदी के क्वेश्चन थे, और आपने इवेल्युएट करके क्या कर दिया, बता दिया। किस फील्ड में अच्छा है आप जान ही नहीं पाए, तो आप उसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे आगे जाके क्या करना है। लेकिन मूल्यांकन में भविष्यवाणी संभव है। दोस्तों, आप इन चीजों को यदि रिलेट कर पाएंगे तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे और अपना आंसर भी कर पाएंगे। अब यदि मैं आपसे कहूं कि मापन है वो एकांकी होता है, मूल्यांकन बहुमुखी होता है, तो बस सिर्फ वर्ड का घुमा फिरा के मैं वर्ड को तोड़ मरोड़ रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। एकांकी है, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज का मापन कर पा रहा है, तो बस एकांकी है। और बहुमुखी है मतलब बहुमुखी विकास, तो मतलब सब चीजों का विकास हो रहा है। बहुमुखी, ठीक है, जिसके अंदर पॉलीगोन नहीं होता ना, जैसे बहुभुज होता है तो बहुत सारी भुजाएं, तो बहु और मुखी, ठीक है, तो वही बात है। यहाँ पोली जुड़ गया, वहां बहुत सारी चीजों की बात हो रही, तो कहीं ना वर्डों को तोड़ मड़ोड़ना है। बाकी हमने जो चीजें समझी हैं उनसे आप 100% अपना आंसर कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल्यांकन के उद्देश्य, अधिगम स्तर का पता लगाना, यह जानना कि छात्र ने शिक्षण सामग्री को कितना सीखा है और किस स्तर तक समझा है। हमारा शिक्षण विधियों का उद्देश्य भी यही था कि किस स्तर तक विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, किस स्तर तक वो जान चुका है। जैसे ज्ञान हो गया, अब आप ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे को ज्ञान हो गया या फिर बोध हो गया, ये ज्ञान और बोध दोनों हो गए, क्या वो उस चीज को अनुप्रयोग कर पा रहा है। ठीक है, ये तो ज्ञानात्मक होगी। यदि बच्चे ने रिसीविंग कर लिया तो वो क्या रेस्पॉन्ड कर पा रहा है, और यदि रेस्पॉन्ड कर लिया तो क्या वो उसकी वैल्यूइंग कर पा रहा है, तो भावनात्मक हो गया। ठीक है, छात्र की प्रगति का आकलन होता है, समय समय पर छात्र की शैक्षिक प्रगति मापना और उसकी तुलना करना, कंटिन्यू प्रोसेस है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, और इसका शैक्षिक उद्देश्यों से बहुत गहरा रिलेशन है। क्योंकि देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार यदि आप एक डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने आपको दवा दी, ठीक है, दवा देने के बाद वो आपको कहेगा कि
7 डेज बाद आपको क्या करना है, वापस से चेक कराने के लिए आना है। क्यों? क्योंकि उसने जो दवा दी है उससे आप में कितना रिकवर हो रहा है, ठीक है, आप में कितना सुधार हो रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है, मूल्यांकन करना जरूरी है। तो समय समय पर छात्र की शैक्षिक प्रगति को जानना और उनकी तुलना करना, फिर वो आपकी दवा वापस चेंज कर देगा, ठीक है। कठिनाइयों और कमजोरियों की पहचान, छात्रों की उन कठिनाइयों की पहचान करना जिनमें उन्हें सुधार की आवश्यकता है। वीकनेस को जानना, बच्चों की किसको जानना, टू आइडेंटिफाई वीकनेस, बच्चों की कमजोरियों को जानना और उनको दूर करना। सुधारात्मक कार्रवाई करना, जिस जगह जरूरत है उसी जगह आप क्या कर रहे हो, बच्चे को एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हो, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो, उनकी कठिनाइयों को दूर कर रहे हो, और उनको यदि किसी चीज में दिक्कत है तो उसके लिए अलग से भी अभ्यास करा रहे हो, ठीक है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, यह देखना कि नई प्रयोग की गई शिक्षण विधियां प्रभावी है या उसमें बदलाव की जरूरत है। ये देखो वही बात आ गई दोस्तों जिसको हम बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे थे पहले से, कि कई बार आप बच्चे को मान लीजिए प्रयोगशाला विधि से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि प्रयोगशाला विधि से सिर्फ एक दो बच्चे ही इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, बाकी बच्चे इस विधि में इतना सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस विधि को बदलने की आवश्यकता है। तो आप दूसरी विधि अपनाइए, डेमोन्स्ट्रेशन वाली विधि अपनाइए, प्रदर्शन विधि को अपनाइए, क्योंकि बच्चों को देखना बहुत पसंद है। तो यदि आप उस चीज को प्रदर्शन विधि से समझाएंगे और फिर आप देखेंगे कि बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो विधि कारगर विधि है। बच्चे को समय समय पर प्रोत्साहन, मोटिवेट करना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, कि छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए उनमें मोटिवेशन जगाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, कि यू कैन डू इट, ठीक है, ये वाली जो फीलिंग है उनके अंदर आनी चाहिए। और यदि ये चीजें हो रही हैं तो हम अपने शिक्षण उद्देश्य में बिल्कुल सफलता प्राप्त कर रहे हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन करना, कि इनकी प्राप्ति हुई है या नहीं, ठीक है, वही वाली बात आ गई कि उद्देश्य, और ये शिक्षण ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेट एकदम से कर लीजिए, बिल्कुल 100% रूप से, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण, ये सब चीजें उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, ज्ञानात्मक विकास हो रहा है, भावात्मक विकास हो रहा है, और क्रियात्मक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चीजें बच्चा प्राप्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। भविष्य की योजना बनाना, ठीक है, आगे हमें क्या करना है, तो हम हर चीज में बना ही लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये मूल्यांकन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल यह परीक्षा तक सीमित नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ओनली एग्जाम ले लिया, ये तो मापन वाली बात चली जाएगी, कि आपने एक एग्जाम लिया, मार्क्स दे दिए, दैट्स इट, बस बात खत्म। नहीं, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूस ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पर समग्रता, कॉम्प्रेहेंसिव, वर्ड से ही समझ में आता है। अभी हम पढ़कर आए थे, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण रुचि व्यवहार, सभी का आकलन है, ठीक है। कमियां हैं तो उनका भी आकलन है, यदि आप में कुछ स्पेशलिटी है तो उसका भी आकलन है, गुणात्मक है और मात्रात्मक है, अंकों तक सीमित नहीं है, यहाँ आपकी रचनात्मक भी देखी जाएगी और आपका व्यक्तित्व भी देखा जाएगा, गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, एक फिक्स आपका मोटिव है,
कि आपको ये चीज सिखानी है और उस चीज में बेहतर बनाना है। तो जहां भी उनमें कमियां होंगी हम उनमें सुधार करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में जब भी मैं एग्जाम देता था तो मुझे ये वर्ड बहुत परेशान करते थे। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये बड़े अजीब अजीब से वर्ड थे और लगभग सेम से मिलते जुलते थे। तो आज इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। वो शॉर्ट में मैंने इस चीज को आपको समझाने की कोशिश की है। वैधता क्या है? वैलिडिटी। देखिए, इसमें मूल्यांकन वही मापे जो वास्तव में मापना चाहते हैं। आपको यदि बच्चे का जोड़, बाकी, गुणा और भाग को यदि जानना है तो आप सिर्फ गणित का ही टेस्ट लें। ये नहीं है आपने उसमें और भी सारी चीजें ऐड कर दी। प्योर होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए आपने किया है, जिस उद्देश्य के लिए आपने टेस्ट लिया है, सिर्फ वही उद्देश्य उसका होना चाहिए। उसमें ये नहीं आप बच्चे की भाषा कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको साइंस आती है नहीं आती, उसको हिंदी पढ़ना आता है या नहीं आता, वो सारी चीजें आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वैधता होनी चाहिए मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, तो गणित की परीक्षा केवल गणितीय ज्ञान एवं कौशल को ही मापे, भाषा शुद्धि को नहीं। यदि आप गणित की परीक्षा ले रहे हैं तो आप गणित से संबंधित ही चीजें को जानने की कोशिश करें। वो क्या है? वैलिडिटी। सेकंड देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठता। इसमें यदि आपने बच्चे का एक पेपर सेट कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पेपर सेट करना चाहिए। इसमें आपको एक ऑप्शन पे टिक कर दिया तो सिर्फ उस क्वेश्चन का वही ऑप्शन रहे। दूसरा टीचर आकर ये नहीं कहे कि इसका आंसर ये है। एक आंसर होना चाहिए, दो दो आंसर नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हमारा मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन हमारी परीक्षाओं की भी ये नाकामियां रही हैं कि ऐसे पेपर सेट कर दिए जाते हैं जिसके आंसर एक कमेटी अलग बताती है, दूसरी कमेटी फिर अलग बता देती है। पहले की आती है उसके अंदर आंसर कुछ और बता दिया जाता है, जब वापस से की आती है तो फिर आंसर कुछ और बता दिया जाता है। तो वो मूल्यांकन सही नहीं है। इस चीज में सुधार होना आवश्यक है। तो शिक्षक की व्यक्तिगत राय या पक्षपात का असर नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों के लिए समान मानदंड लागू हो। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। यदि मूल्यांकन बार बार दोहराया जाए तो परिणाम लगभग समान आने चाहिए। आप किसी चीज को बार बार यदि मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका परिणाम लगभग समान आने चाहिए। भले आप उसका स्थान चेंज कर दें, लेकिन परिणाम हमेशा समान आने चाहिए। विवेदनशीलता, डिस्क्रिमिनेटिंग। ये विभेदन है। ठीक है, विभेदनशीलता। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटी है। तो इसके अंदर क्या है कि मूल्यांकन सक्षम और कमजोर बच्चों के बीच अंतर को स्पष्ट कर सके। आपने एक ऐसा टेस्ट ले लिया जो सिर्फ होशियार बच्चा कर पा रहा है, कमजोर बच्चे उसके हाथ ही नहीं लगा पा रहे। ऐसा भी टेस्ट लेना सही बात नहीं है। हमारा प्रश्न पत्र ऐसा हो जिसके अंदर आसान सवाल भी हो, कठिन सवाल भी हो, और कुछ ऐसे सवाल भी हो जिसको हर एक बच्चा कर पाए। विवेदनशीलता होनी चाहिए। एक ऐसा प्रश्न पत्र सेट हो जिससे हम कमजोर बच्चों का पता लगा सके, उनकी कमियों का पता लगा सके,
ताकि उनकी कमियों को दूर कर सके। प्रतिक्रिया प्रदान करना, छात्रों को यह बताना कि ये कहाँ सही है और उसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। दोनों चीजों को रिलेट करिए दोस्तों। नंबर लास्ट, निर्णयात्मक एवं सुधारात्मक होना चाहिए। सुधार की गुंजाइश अवश्य हो। आप डिसीजन कर पाए कि कहां पर बच्चे में सुधार करना है और कहां पर सुधार नहीं करना है। तो दोस्तों, आज आप मापन और मूल्यांकन को बहुत अच्छे से जान गए होंगे और ये चीज समझ गए होंगे कि हमें अपने जीवन में मूल्यांकन करना है या मापन करना है। और किस तरीके से हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है। आगे हम मूल्यांकन को और भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मूल्यांकन खत्म नहीं हुआ है। मूल्यांकन के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानना बाकी हैं। अभी इसकी विधियां हैं, किस तरीके से मूल्यांकन करना है। गुणात्मक की ही बहुत सारी विधियां हैं, गुणात्मक मूल्यांकन। जिसके बाद हम प्रश्न पत्रों पर आएंगे, किस तरीके से हमें प्रश्न पत्र सेट करने हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। को हर एक चीज, नई चीज सीखने को मिलेगी हर एक क्लास में, ये मेरा आपसे वादा है। और आप सभी ने क्लास लास्ट तक देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप आपका प्यार बनाए रखिए। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा सकूं, सिखा सकूं। जो भी मैंने जाना है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और यही एक माध्यम है जिस माध्यम के जरिए मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि जो भी मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो मैं आप लोगों तक डिलीवर कर सकूं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूंगा, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस प्राप्त होती रहे। सब्सक्राइब करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप कनेक्ट हो जाएं, और जितने लोग आप कनेक्ट रहेंगे, मुझे भी एक अच्छा लगेगा कि बहुत सारे मेरे अपने दोस्त हैं, मेरा एक अपना परिवार है, उससे हमें एक मजबूती मिलती है, एक शक्ति मिलती है, कि वो हमें काम करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है ना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए दोस्त, एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नई क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, चीजों को सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।